वेलकम स्टूडेंट्स। आज लास्ट लेक्चर जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 में स्टार्ट होने वाला कुछ पोर्शन किया था जिसमें कि कुछ हमने डेफिनेशंस समझी थी। ये आपको दिख रहा होगा। देखिए आपने हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन समझी थी, देन हमने सब सीक्वेंस की डेफिनेशन समझी थी। इन दोनों डेफिनेशंस में हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की देखी थी, ठीक है, जिसको कि हमने एप्सिलॉन और एन नॉट दो आइडिया लेकर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एन आइडिया लेकर हमने इस डेफिनेशन को समझा था, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप, जो डेफिनेशन हमारी थी एप्सिलॉन वाली जो ऊपर हमने लिखी है उसको हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए आप, हमने वही हमारा सीक्वेंस कंसीडर किया है 1/n जो हमने फर्स्ट ऊपर एग्जांपल में देखा था हमने, और हमने ये भी देख लिया था ऊपर कि इसकी लिमिट, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट 0 है, ठीक है ना। अब लिमिट की वैल्यू जानते हुए और सीक्वेंस का फॉर्मूला जानते हुए हम ऊपर वाली जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन को इन्वॉल्व करने वाली, उसको हम यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि ये डेफिनेशन कहती है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब यू कैन वेरी एप्सिलॉन। हम एप्सिलॉन अलग अलग चूज करके इन एवरी सिचुएशन एक एन नॉट सर्च कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर समझने की बात क्या है कि एप्सिलॉन इज ऑन आवर चॉइस। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे। लेकिन जो भी आप एप्सिलॉन लोगे उसके लिए हर बार आप एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है ये क्लेम करोगे ताकि सच दैट ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं। देखिए, हमने एप्सिलॉन को पहले कंसीडर किया 0.01। 0.01 मतलब 1/100। इट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, बट रिमेंबर इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है। हमको एप्सिलॉन कैसा चूज़ करना है ये मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे, एज स्मॉल एज वी प्लीज, मतलब जितना मर्जी चाहे छोटा। क्योंकि एप्सिलॉन का रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये सीक्वेंस की टर्म्स xn जो कि एन नॉट प्लेस से अपीयर होना शुरू हो रही है, उन टर्म्स और x के बीच के डिस्टेंस को आर्बिट्रीली छोटा करता है। क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कह रहे हैं लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम जितना मर्जी चाहे छोटा चूज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जितना मर्जी चाहे उतना छोटा करना चाह रहे हैं। तो देखिए आप, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं dxnx। ये यहाँ पर d कैसी है हमारी, d इज़ द यूजुअल मीट्रिक। तो यूजुअल मीट्रिक का फॉर्मूला लगा दिया, फिर xn की वैल्यू पुट कर दी 1/n और x की वैल्यू पुट कर दी, ओके। तो 1/n -0 मॉड में आ रहा है, और चूंकि 1/n इज स्ट्रिक्टली ए पॉजिटिव टर्म, तो यहाँ पर इसका मॉड रिमूव हो जाएगा। अगर मॉड किसी पॉजिटिव टर्म के आगे लग रहा है तो वो मॉड हट जाता है, ओके। अब हम यहाँ कह रहे हैं अगर dxn, x मैं चाहता हूँ लेस देन एप्सिलॉन बने। क्यों बने? क्योंकि मैं उस डेफिनेशन को फुलफिल करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर dxn x की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने यहाँ ऊपर निकाली है। dxn x की वैल्यू देखिए अब यहाँ पर कितनी निकाली है मैंने, 1/n। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह 1/n पुट कर दिया, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने जो चूज़ की है वो पुट कर दी।
तो यहाँ पर मुझे एक इनइक्वलिटी मिल गई। कौन सी इनइक्वलिटी? 1/n लेस देन 0.01। इस इनइक्वलिटी का मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों साइड, इसको मैंने उल्टा कर दिया। तो ये जब किसी इनइक्वलिटी को हम उल्टा करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब लेस देन बिकम्स ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन बिकम लेस देन। तो इससे कुल मिला के मेरे पास ये निकल के आया n, देखिए अब इधर n ग्रेटर देन 100। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब n 100 से बड़ा है तब ये घटना घट रही है, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके हमने ये निकाला n ग्रेटर देन 100। तो हम कह सकते हैं कि when n इज ग्रेटर देन 100, और फिर इसका मीनिंग और क्या हुआ? दैट इज n 100 से बड़ा है। n एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक नेचुरल नंबर सोचिए जो 100 से बड़ी है, तो आप कहाँ सोचना शुरू करोगे? आप 101 से सोचना शुरू करोगे। तो आप कहोगे कि इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि n कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 101। देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पर हम कह रहे हैं n स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो अगर n 100 से ग्रेटर है तो फिर वो 101 के से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल होने पर और ग्रेटर होने पर दोनों ही केस में ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो अब यहाँ पर ये जो 101 है ये मेरा हो गया डिज़ायर्ड एन नॉट। क्या बोला मैंने? डिज़ायर्ड, मतलब मैं एन नॉट को ही तो सर्च कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या सर्च कर लिया कि भाई अगर एप्सिलॉन 1/100 में चूज़ करता हूँ तो मैं एक एन नॉट ढूंढ के निकालता हूँ जिसकी वैल्यू 101 है। मतलब 101 का मतलब एन नॉट क्या शो करता है? सीक्वेंस के पद का प्लेस शो करता है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है, देखिए अब इधर जो 101 से स्टार्ट हो रही है, ये सीक्वेंस का कौन सा पद है? 101वां, इसके बाद 102वां, 103वां, ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे टर्म्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टर्म्स एंड x इज लेस देन 0.01। तो कुल मिला के एक एप्सिलॉन मैंने चूज करके एन नॉट सर्च कर लिया। अब यही प्रोसीजर अगर मैं रिपीट करूं, कैसे रिपीट करूं? मैं अब अपना एप्सिलॉन दूसरा ले रहा हूं, 0.002, कोई भी दूसरा ले लिया मैंने अपनी चॉइस का। यहाँ पर आप इनफाइनाइट को इनफाइनाइटली तरीके से चूज कर सकते हो, बस शर्त ये है कि एप्सिलॉन शुड बी पॉजिटिव। तो मैंने ये ले लिया। अब आप नोट करेंगे ये जो मैंने दूसरा वाला एप्सिलॉन लिया 0.002, ये इस पहले वाले एप्सिलॉन की तुलना में और छोटा है, मच लेस। ओके, मतलब मैं क्या चाह रहा हूं? अब मैं चाह रहा हूं कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना वो x यानी कि 0 की ओर पहुंचे और उनका डिफरेंस x से 0.002 से भी लेस हो। तो वही मैं सेम रिपीट करूंगा प्रोसीजर जो मैंने ऊपर किया था, और इससे मेरा जो एन नॉट निकल के आएगा वो आएगा 501। तो इससे क्या शो हुआ कि सीक्वेंस में 501 टर्म एंड ऑनवर्ड्स टर्म कैसी हैं कि उनका डिफरेंस x से इस एप्सिलॉन से लेस है। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि फॉर, ये क्या लिखा है मैंने, देखिए, फॉर वेराइंग वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन के बदलते मानों के लिए वी कैन ऑलवेज गेट वेराइंग वैल्यूज ऑफ एन नॉट। मतलब ऐसा कभी हो रहा है क्या कि आपने कोई ऐसा एप्सिलॉन माना जिसके लिए आपको एन नॉट मिला ही नहीं? ऐसा नहीं हो रहा है। तो यही तो सीक्वेंस की डेफिनेशन कहती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन आपको हर बार एक एन नॉट मिलेगा, और ये एन नॉट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमने ऊपर वाले दो एग्जाम्पल हमने देखे थे, जब हमने एप्सिलॉन को चेंज किया है तो एन नॉट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एन नॉट इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। तो ये एक थोड़ा सा इंसाइट था आपको ऊपर वाली डेफिनेशन को समझाने के लिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक थ्योरम करने जा रहे हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, डेफिनेटली जो इस लेक्चर को पूरा देख रहे हैं वही इस बात को सुन पाएंगे
कि इस चैप्टर को हम मेनली आपके एग्ज़ाम के जो पेपर के 3 पोर्शन आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसका आंसर 2-3 लाइन में होता है। पार्ट बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो मैं इस चैप्टर को मेनली इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को लेकर फोकस कर रहा हूँ ओनली। इसको हम लेकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट थिंक पेपर में आपको चॉइस मिल जाएगी जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर जैसा पेपर का पैटर्न होगा। तो अभी हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे अपना टाइम और एनर्जी नहीं खर्च कर रहे हैं। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें कि डेफिनेशंस, छोटे मोटे कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स आएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हम मुख्यतः वो थ्योरम्स कर रहे हैं, छोटी छोटी थ्योरम्स जिनका प्रूफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो कि आपके प्रीवियसली 4-5 साल के एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरम जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। इट इज़ नॉट, इट्स प्रूफ इज़ नॉट सो लॉन्ग। ओके, तो देखिए अभी तक सबसे पहले ये सीक्वेंस, ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है एक मीट्रिक स्पेस में जो कि कन्वर्जेंट है। कैसी है सीक्वेंस? कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट होगी, लिमिट मतलब x, है ना। तो वो जो लिमिट है वो एक यूनिक होगी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सीक्वेंस की 2 लिमिट्स आ जाए, मोर देन 1 लिमिट आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं यूजिंग ए वेरी पॉपुलर टेक्निक, वेरी वेल नोन टेक्निक जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या होता है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम जो हमें प्रूव करना है, जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, उसको हम फॉर द टाइम बीइंग गलत मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए क्या गलत मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि माना ये है तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन संभव हो तो इसकी 2 लिमिट्स हैं, x और x डैश। तो अगर 2 लिमिट हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम तो ये दोनों लिमिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें प्रूव तो क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है। लेकिन चूंकि हमने आपको क्या बताया कि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, तो इसमें क्या होता है, जो हमको प्रूव करना है उसको हम रॉन्ग मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल x नॉट इक्वल्स टू x डैश। प्रूव करना है x इक्वल्स टू x डैश, पर हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया x नॉट इक्वल्स टू x डैश। तो अगर x और x डैश इक्वल नहीं है तो बताइए M2 एक्सिम जो होता है, अच्छा x और x डैश यहाँ पर कौन है? ये दोनों हमारे मीट्रिक स्पेस के पॉइंट है। वो मीट्रिक स्पेस जो हम थ्योरम में एज्यूम करके चल रहे हैं, मीट्रिक स्पेस x, d। तो किसी भी मीट्रिक स्पेस के 2 डिफरेंट अगर पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी बाय द M2 एक्सिम। ओके, अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं। लेट, आप ध्यान से दिमाग में लेकर आइए कि एप्सिलॉन इज ऑन आवर चॉइस। हम बार बार बोल रहे हैं जब भी हम किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं, जो हमने ऊपर अभी समझी है एप्सिलॉन वाली, तो उसमें एप्सिलॉन हमारी चॉइस होता है, यानी वी कैन चूज इट इन एनी वे। तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन को चूज़ किया इसके इक्वल। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके पहले मैंने क्लेम किया कि ये जो नंबर है dx डॉश, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इस नंबर का जो हाफ होगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें इस नंबर को, तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो मैंने ये नंबर चूज़ किया dx डैश, पॉजिटिव नंबर, डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो इस एप्सिलॉन को लेकर हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं ये इसकी, जो कि हमने एप्सिलॉन वाली ऊपर देखी है। तो हम कह रहे हैं, हम यहाँ देखें वापस फोर्सली कह रहे हैं कि सो फॉर दिस एप्सिलॉन। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि एनी एप्सिलॉन, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को एक बार चूज़ कर लिया है, अब एप्सिलॉन चेंज नहीं हो रहा है।
तो हम कह रहे हैं कि अगर इस xn की लिमिट ये x है तो इस एप्सिलॉन के लिए भाई एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगी। अब इस नेचुरल नंबर को, जो कि हमने डेफिनेशन में यहाँ पर n0 माना था, इसको हमने यहाँ पर n1 चूज ले लिया है। n1 नाम से पुकार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम भले ही n0 की जगह n1 रखें, पर जो मूल डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी। क्या डेफिनेशन है कि डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल्स टू n1। अगेन हम xn की लिमिट x डैश है। एक बार तो हमने मानी डेफिनेशन x है और एक बार हमने मानी डेफिनेशन x डैश है, तो हम फिर वापस से वही एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अब की बार सेम एप्सिलॉन लिया है, लेकिन चूंकि डिफरेंट लिमिट है तो हमने यहां पर दूसरा नेचुरल नंबर n0 एज्यूम कर लिया। यानी कि इस लिमिट के लिए, सेम एप्सिलॉन के लिए एक दूसरी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगी, से n2, ताकि बिल्कुल सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जो ऊपर वाली थी। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पर अब की बार x की जगह x डैश आ गया, तो यहाँ पर n1 की जगह दूसरा नेचुरल नंबर n2 आ गया। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम लिख रहे हैं। हमने कहा साहब कि मान लीजिए एक नेचुरल नंबर n0 हमने एज्यूम किया, जो कि n1 n2 दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसके इक्वल है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि n0 किसके इक्वल है, या तो n0 n1 के इक्वल है, कब, जब n1 n2 से बड़ा है, या n0 n2 के इक्वल है, कब, जब n2 n1 की बड़ा है। यानी कि विच एवर इज बिगर n1 n2 में से वो n0 है। अब ऐसा क्यों चूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखिए ऐसा मानने पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, कौन सी वाली, ये और ये, इनके अंदर जो मुख्य रिजल्ट्स हैं ये दोनों होल्ड कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है इस सिचुएशन में और ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है इस सिचुएशन में। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियसली कब होल्ड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, हम ये पता करना चाहते हैं कि साहब ये दोनों, ये और ये एक साथ कब हो रहे हैं, कब घटित हो रहे हैं। तो देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए n1 की वैल्यू, एक सेकंड मान लेते हैं हम 151 है, एक सपोज कर लेते हैं, और n2 की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं सपोज 201। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं साहब कि ये कंडीशन कब होल्ड कर रही है, टिक वाली, ये सपोज इसको नंबर 1 कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, 1 कब होल्ड कर रही है, जब n 151 के इक्वल या बड़ा है। और ये कंडीशन कब होल्ड कर रही है, सब उसको मैं नंबर 2 होल्ड डाल देता हूँ, ये कब होल्ड कर रही है, जब n 201 से इक्वल या बड़ा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा n, देखिए आप मान लीजिए ये हम यहाँ पर रियल लाइन शो करते हैं, यहाँ पर 151 है और यहाँ पर 201 है। तो इन सेकंड केस, यानी n जब मेरा 201 से ग्रेटर और इक्वल है, तो फिर वो 151 से भी ग्रेटर और इक्वल होगा ऑटोमेटिकली है। यानी अगर कोई नंबर मैं आपको कहता हूँ ऐसा चूज करो जो 151 के भी ग्रेटर और इक्वल हो और 201 के भी ग्रेटर और इक्वल हो, नेचुरली आप कहाँ चूज करोगे, उसको आप 201 के ग्रेटर चूज करोगे। तो अगर मेरा n 201 और ये इन दोनों में से चूंकि बिगर है, इसी को हम ले रहे हैं n0, तो इसलिए हमने एक n0 नेचुरल नंबर चूज किया जो कि n1 n2 का मैक्सिमम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगी। ओके, अब आप देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहां पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी है, देखिए इधर समझ में आ रहा होगा आपको, डी एक्स एक्स डैश, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी मैंने। और यहाँ पर हमने एक काम और किया है, पहले हमने इन दोनों के अंदर
एन की जगह एन नॉट पुट कर दिया है। क्यों पुट कर दिया है? क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्या कहा है कि ये और ये दोनों होल्ड कर रहे हैं कब? जब एन एन नॉट के इक्वल है या ग्रेटर है। तो हमने इन पर्टिकुलर एन नॉट पे ये अप्लाई किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए डी एक्स कॉमा, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, ये कंडीशन फुल अप्लाई कर दी, और इसकी जगह हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। तो ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो गया। ओके, और 2 एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है। तो यहाँ से कुल मिला के मैंने ये प्रूव किया कि डी एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन डी एक्स कॉमा एक्स नॉट, विच इज ए इम्पॉसिबल रिजल्ट, क्योंकि कोई भी रियल नंबर स्वयं से छोटा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हमने ये मतलब एक विरोधाभासी रिजल्ट निकाला। मतलब हमने x नॉट इक्वल्स टू एक्स डैश एज्यूम करके हम एक इस रिजल्ट पे पहुंच गए। और ये रिजल्ट मैथ्स में कभी होता नहीं है कि कोई भी नंबर स्वयं से छोटा हो। एनी नंबर इज लेस देन इटसेल्फ, इट्स नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये एज्यूम करना हमारा रॉन्ग था, ये रॉन्ग है। इसका मतलब वी मस्ट हैव x इक्वल्स टू एक्स डैश। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कॉशी डेफिनेशन है, ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे एज्यूम अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल जो मैंने आपको आज करवाया है, यू हैव टू रिपीट इट एंड 2 थ्योरम्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, और ये थ्योरम 3.5 है, इसका भी मैं आपको इसका केवल हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा एक नेक्स्ट थ्योरम में हमारे को यूज़ होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।